प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस या फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस संबंधित कुछ और भी इंपॉर्टेंट बातें आपको डिस्कस करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस और भी जो कॉम्पिटिटिव टाइप के होते हैं जो आते हैं एग्जामों में, उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखिए बेटा, तुल्यांकों की संख्या आप इसके बारे में जानते ही हैं। तुल्यांकों की संख्या बराबर भाई पदार्थ की मात्रा W बटे पदार्थ का तुल्यांकी भार, ये तो आप जानते ही हैं। ठीक है, तो विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रोलिसिस में बेटा तुल्यांकों की संख्या क्या होती है? प्रवाहित विद्युत की मात्रा Q बटे बेटा फैराडे नियतांक। ठीक है, यस। इसका मतलब हो गया आपके पास तुल्यांकों की संख्या बराबर बेटा W बाई E, यही होता है Q बाई F। ठीक है, काफी जगहों पे पूछा जाता है, काफी क्वेश्चनों में आपको हेल्प मिलेगी, इसलिए आपको जानना बहुत जरूरी है। तुल्यांकों की संख्या बराबर इलेक्ट्रोलिसिस में, ठीक है, W बाई जानते हैं, Q बाई F भी होता है। तुल्यांकी भार के बारे में जरा जानिए। तुल्यांकी भार निकालना हमने बताया भी था आपको, 11th में आप जानते भी हैं। इसे कुछ गैसीय अणुओं के अगर तुल्यांकी भार निकालने हैं बेटा, तो ये गैसीय अणु तुल्यांकी भार क्या होता है? अणु भार बटे आवेश। अणु भार बटे आवेश, सिंपली अणु भार, यह मतलब अणु भार बटे आवेश। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जांपल ले लें बेटा, हाइड्रोजन के लिए अगर तुल्यांकी भार निकाले तो हाइड्रोजन का अणु भार होता है 2, बात समझ में आ रहा है? और एक हाइड्रोजन पे बेटा 2 आवेश है, एक आवेश है 2 हाइड्रोजन है, कुल आवेश आपके पास यहाँ हो जाएगा 2। टोटल इसका तुल्यांकी भार क्या आ जाएगा बेटा? 1। ठीक है, इसी प्रकार से बेटा मान लीजिए ऑक्सीजन का कर दिया जाए तुल्यांकी भार, तो ऑक्सीजन का गैस अणु है, तो इसका अणु भार कितना होगा? 32। एक ऑक्सीजन में देखो 2 आवेश होता है, 2 ऑक्सीजन में बेटा 4 आवेश टोटल हो जाएगा, जिसका तुल्यांकी भार ऑक्सीजन अणु का कितना आएगा? गैसीय अवस्था में 8 आएगा। इसी प्रकार से अगर नाइट्रोजन की बात की जा रही हो बेटा, तो दूसरा तुल्यांकी भार अगर निकालना है तो नाइट्रोजन का देखो क्या 28 हो गया। एक नाइट्रोजन में 3 आवेश है, तो 2 नाइट्रोजन में 6 हो जाएगा, तो 14 बटा 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से बेटा अगर क्लोरीन का निकालना हो तुल्यांकी भार, तो क्लोरीन का 71 हो जाएगा ये, और बटा के 2। इस तरीके से बेटा गैसीय अवस्था में अणुओं के हम तुल्यांकी भार निकाल लेते हैं। अम्लों के लिए सिंपली आपको पता है तुल्यांकी भार निकालने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अम्लों का तो पता ही है, अम्लों का तुल्यांकी भार आपको बताया गया है कि अम्ल का अणु भार बटे क्षारकता। इस प्रकार से मान लो HCl का निकालना होगा का तुल्यांकी भार, तो सिंपली आप कह सकते हैं ये 36.5 बटा के, ये 36.5। जैसे H2SO4 का लिखना है तो तुल्यांकी भार बेटा 98 बटा के 2, मतलब क्या हो जाएगा? 49 क्षारकता तो होती है। इस तरीके से बेटा क्लियर है? देखिए बेटा, किसी भी यौगिक या कोई लवण है का तुल्यांकी भार लिखना है, तो बहुत सिंपली आप ध्यान देंगे क्या होगा? उसका अणु भार बटे बेटा धनायन या ऋण आयन पर स्थित कुल आवेश, कुल आवेश से भाग देके हम लोग उसका निकाल सकते हैं। जैसे मान लो एल्युमिनियम सल्फेट है, इसका तुल्यांकी भार अगर लिखना है आपको, ठीक है, तो एल्युमिनियम मान लिया अणु भार m है, तो आवेश देखो बेटा
एक एल्युमिनियम पे 2 3 होता है, 2 एल्युमिनियम में 6। इसका मतलब इस पर क्या होगा तुल्यांकी भार m/6 होगा बेटा। इसी प्रकार से बेटा Na3PO4 सोडियम फास्फेट का अगर लिखना है आपको का तुल्यांकी भार तो क्या हो जाएगा बेटा, अणु भार बटा के 1 सोडियम पे 1 3 सोडियम है तो कुल आवेश कितना आएगा 3। इस तरीके से हम लोग किसी भी यौगिक या लवण का भी निकाल सकते हैं। क्लियर है बेटा। देखिए बेटा, किसी भी रेडॉक्स में रेडॉक्स अभिक्रिया की बात की जाएगी। अभिक्रिया में ध्यान दीजिएगा, कोई भी आक्सीकारक हो या बेटा अपचायक हो, चाहे कुछ भी हो, तुल्यांकी भार अगर हमको लिखना है तो एक्चुअल में होगा क्या भाई, उसका अणु भार आक्सीकारक हो चाहे अपचायक हो, उसके अणु भार में बटे ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन गुणे परमाणुओं की संख्या। परमाणुओं की संख्या नंबर आप कितने एटम है वहां पर चेंज में उस ये निकालते हैं तुल्यांकी भार। जैसे K1O4 है बेटा, ये अगर Mn2+ में बदल रहा है, किसमें बदल रहा है Mn2+ में, तो यहां पर अगर हमें इसका तुल्यांकी भार निकालना है तो क्या करेंगे, यहां पे देखिए ऑक्सीकरण अवस्था, यहां पे जो मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था है बेटा, ऑक्सीकरण संख्या बेटा क्या है 2 चौका 8, 8 दे गया +7 है ना, तो ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन कितना हो गया बेटा, ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन बताओ कितना होगा, धन 7 से धन 2, 7 - 2 मतलब 5 का परिवर्तन है। इसका मतलब अगर तुल्यांकी भार अगर हमको यहाँ पे लिखना है तो सिंपली क्या होगा, अणु भार बटा परिवर्तन कितना है 5, और कितने परमाणु है बेटा, एक ही परमाणु है ना, तो पूरे 1 तो सिंपली हो जाएगा हमारे पास m/5। यहाँ पर तुल्यांकी भार m/5। क्लियर है। इसी प्रकार से ध्यान दीजिएगा, अगर K2 Cr2O7 है, इसका अगर Cr3+ में परिवर्तन होगा, ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें तो क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या कितना है, ध्यान दो 7 दूनी 14, 14 में से 2 गया 12 मतलब 6 है +6, तो ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन कितना है बेटा, परिवर्तन बताओ 6 - 3 का परिवर्तन है भाई 6 यहाँ 3 यहाँ, तो यहाँ से अगर तुल्यांकी भार लिख भी दिया जाए K2 Cr2O7 का इस स्थिति में, तो K2 Cr2O7 का तुल्यांकी भार तो बेटा क्या होगा, अणु भार बटे ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन गुणे परमाणु की संख्या। कितने परमाणु है यहाँ पे 2, तो बेटा 2, तो यहाँ से m/6 तुल्यांकी भार होगा इस यौगिक में। इसी प्रकार से अगर हम देखें बेटा, मान लीजिए इस तरह कोई कंपाउंड है, अब ये नाइट्रोबेंजीन अगर बेटा एनिलीन में बदल रहा है तो तुल्यांकी भार यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन का निकालना है, तो कुछ करना नहीं बेटा, यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन जहाँ पे चेंजिंग हो रहा है वहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है नाइट्रोजन का अगर बात करें, इसको कांस्टेंट माने तो 2 1 का ऑक्सीजन का 2 तो 2 का ऋण 2, यहाँ +4 आ जाएगा, यहाँ पे नाइट्रोजन कितना आएगा +2 आएगा, ठीक है। तो इसलिए तुल्यांकी भार जो आएगा यहाँ पे बेटा क्या आएगा, अणु भार इसका अब बटे ऑक्सीकरण संख्या परिवर्तन कितना होगा 4 से 2 में परिवर्तन होगा, तो मतलब बटा 2 एकदम बेटा ही है। क्लियर। इसी प्रकार से अगर हम बात करें CO है, हाफ ऑफ O2 में से अगर CO2 बदल रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
यहाँ पे तुल्यांकी भार पूछ रहा है। तो सिंपली अगर हम देखें तो बेटा यहाँ पे +2 है, ये क्या है +4। ठीक है, यहाँ पे तुल्यांकी भार क्या होगा बताइए? अणु भार अब बटा परिवर्तन जितना 2 का है तो बटे 2 हो जाएगा। क्लियर? मान लो एंथ्रासीन ले लिया जाए, मान लीजिए ये है। ठीक है, अब इसका बेटा परिवर्तन अगर आपके पास हो रहा है इस तरह से, तो यहाँ भी चेंजेस की बात करें तो अगर तुल्यांकी भार लिखना होता तो अणु भार बेटा यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन आ रहा है, +4 का एक्सपेरिमेंट है, डेफिनेटली तुल्यांकी भार क्या आएगा m/, यहाँ पे 4 आएगा। क्लियर है? जरा हम थोड़ा बात करते हैं तुल्यांकों की संख्या व मोलों की संख्या में संबंध। डायरेक्ट अगर हम कैसे कन्वर्ट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को मोल में या मोल को इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना है तो ठीक है, इसको थोड़ा सा तरीका देखते हैं। देखो आपको पता ही है तुल्यांक बराबर पदार्थ की मात्रा बटे अणु भार, यही होता है, और मोलों की संख्या अगर इसको n से दर्शाए मोलों की संख्या को, ये भी क्या होगा पदार्थ की मात्रा, सॉरी तुल्यांकी भार है ना जी, ये तुल्यांकी भार होगा, पदार्थ का तुल्यांकी भार। ठीक है, ये भी तुल्यांक है। मोलों की संख्या में क्या होगा पदार्थ की मात्रा और बटे पदार्थ का अणु भार। ठीक है, अगर डिवाइड कर देते हैं बेटा तुल्यांक बटे n, मोलों की संख्या, तुल्यांक की संख्या बटे मोलों की संख्या, तो ध्यान दो तुल्यांक की संख्या के ऊपर चला जाएगा बेटा पदार्थ का अणु भार बटे पदार्थ का तुल्यांकी भार, यही ना? अच्छा सोचो, पदार्थ का तुल्यांकी भार बराबर पता ही है, अभी हम निकालना सीख ही रहे हैं। तुल्यांकी भार तब m/e है ना, तुल्यांक बटा n बराबर m/e, अणु भार बटे तुल्यांक भार। तुल्यांकी भार वाला क्या होता है? अणु भार m बटा आवेश, आवेश की संख्या, मतलब इसको f से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ चार्ज। ठीक है, तो यहां से अगर हम बात करें तो तुल्यांक बटे मोल बराबर कितना हो जाएगा बेटा f। ये संबंध है, इसका मतलब तुल्यांक की संख्या अगर हमको निकालनी है तो तुल्यांक बराबर हो जाएगा n गुणे f, मोलों की संख्या गुणे उस पर आवेश स्थित। बात में f क्या है भाई? आयन पर उपस्थित आवेश, आयन पर उपस्थित आवेश है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग तुल्यांक और मोलों की संख्या में, ये मोल है, मोल्स में रिलेशन निकाल सकते हैं। तुल्यांक बराबर मोलों की संख्या गुणे आवेश। बात समझ आ रहा है कि नहीं? क्या रिलेशन हो गया? तुल्यांक बराबर मोल गुणे आवेश। ठीक है, आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस पर। के 20 मोल हैं तो उनके तुल्यांकों की संख्या बताइए। तुल्यांकों की संख्या ना, तो सिंपल सा है बेटा, एल्युमिनियम का तुल्यांक बराबर क्या होगा बताओ? एल्युमिनियम का मोल गुणे आवेश
एल्युमिनियम पर आवेश हो जाएगा बेटा। तो मोल है 20, तो आवेश होता है 3, तो तुल्यांक कितना होगा 60। एल्युमिनियम का तुल्यांक कितना होगा 60। क्लियर है बेटा। एल्युमिनियम सल्फेट के 60 तुल्यांक में बेटा मोलों की संख्या बताइए। तो सिंपली अगर बात करें तो यहाँ देखो तुल्यांक जो है आपके पास, तुल्यांक दे दिया है 60। अच्छा आवेश कितना है बेटा, देखो एक एल्युमिनियम पे 3 आवेश, 2 एल्युमिनियम है तो 6 आवेश होगा। तो मोल बराबर क्या हो जाएगा बोलो, तुल्यांक बटे आवेश होगा। ठीक है, तो तुल्यांक बेटा कितना है 60, आई है 6, कितने मोल होंगे एल्युमिनियम सल्फेट के 10 मोल। क्लियर है। देखिए यदि गलित FeCl3 में बेटा 20 फैरेड विद्युत प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित आयरन की मात्रा बताइए। ठीक है, तो इसको तो लगाने का सिंपली हम इक्वेशन से भी लगा सकते हैं। सिंपली Fe3 प्लस आयन होगा, उसमें Fe में बदल रहा होगा 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके, यही इसका रिएक्शन है ओवरऑल। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 मोल मतलब 3 फैराडे से 1 मोल मतलब 56 ग्राम आयरन डिपॉजिट हो रहा है बेटा। तो आप कह सकते हैं 3 फैराडे विद्युत द्वारा निक्षेपित Fe की मात्रा कितनी हो गई 56 ग्राम। ठीक है, 20 फैराडे से पूछ रहा है, तो 20 फैराडे विद्युत द्वारा निक्षेपित आयरन की मात्रा कितनी होगी बताइए, 56 बटा के 3 और गुणे बेटा 20। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास, भाग दे दिया जाएगा इसको 3 से, तो 3 एकम 3, 3 8 24, 2 3 6 18 गुणे 20, 0 2 7 14, 2 6 12 13, 2 8 16 17, 2 एकम 2 1 3, 343.4 ग्राम। इतना आयरन क्या होगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। करा 2 पात्र है जिसमें श्रेणी क्रम में गलित AgCl और दूसरे पात्र में FeCl2 भरा हुआ है। तो धारा प्रवाहित करने पर एक पर 21.6 ग्राम सिल्वर निक्षेपित और दूसरे इलेक्ट्रोड पे पूछ रहा है। ये फैराडे के द्वितीय नियम पर आधारित है बेटा। तो आपको पता है ना, फैराडे के द्वितीय नियम से डेफिनेटली क्या होगा भाई, दोनों का तुल्यांक की संख्या बराबर होगी। इसका मतलब Ag का तुल्यांक बराबर Fe का तुल्यांक होगा। ठीक है, आयरन निक्षेपित होगा दोनों पे, तो Ag का तुल्यांक क्या होगा बेटा, Ag की मात्रा बटे Ag का तुल्यांकी भार। उसी प्रकार क्या होगा, आयरन की मात्रा बटे आयरन का तुल्यांकी भार। Ag की मात्रा देखो आपको दे दिया है कितना 21.6। Ag का तुल्यांकी भार क्या होगा, अणु परमाणु भार बटे आवेश। आवेश कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, यहाँ पे इसकी मात्रा आपको निकालनी है W, और इसका परमाणु भार कितना होगा 56 बटे आवेश। आवेश FeCl2 का है ना, 2 आवेश है, तो बटा क्या हो जाएगा 2। क्लियर बेटा। यहाँ से हो गया 21.6 बटे 108 बराबर या W बटे 56 में से 2 से भाग देंगे तो 28 आ जाएगा। क्लियर। तो यहाँ से W चाहिए हमको, तो W कितना आ गया 21.6 गुणे 28 बटे 108। तो बेटा इसको गुणा कर देंगे तो वैल्यू जो आ जाएगी आपकी 6 ग्राम। इसका मतलब जो आयरन की मात्रा निक्षेपित होगी उसकी मात्रा कितनी होगी बेटा, 5.6 ग्राम। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है आपसे कि जली FeCl3 एक्वस FeCl3 है बेटा। कह रहा है इसमें 0.2 फैरेड का आवेश प्रवाहित किया गया, तो ज्ञात करना है कैथोड और एनोड पर क्या निक्षेपित होगा पदार्थ। ध्यान दो पहले,
इसमें है क्या पदार्थ के नाम बताना है, तो Fe3 प्लस आयन है, Cl माइनस आयन है, H प्लस है और OH माइनस। बात समझ में आ रहा है? इसमें पदार्थ की मात्रा कैथोड पर पूछ रहा है, तो कैथोड पर ध्यान दीजिए, जो प्रबल आक्सीकारक होगा वही जब प्रवाहित होगा। Fe3 प्लस और H प्लस में प्रबल आक्सीकारक Fe होता है, 3 प्लस होता है। डेफिनेटली कैथोड पे हमको क्या प्राप्त होने वाला है बेटा, Fe3 प्लस ही प्राप्त, मतलब आयरन हमको निक्षेपित होगा। आयनोड पर जरा ध्यान दो, Cl माइनस और OH माइनस में प्रबल अपचायक Cl माइनस है, तो निश्चित तौर पे आपको क्या मिलने वाला है बेटा, 2Cl माइनस जो है वो Cl2 में बदल रहा होगा, Cl2 गैस दे रहा होगा। ये हो गया कैथोड और एनोड पे निक्षेपित होने वाले पदार्थों के नाम। उसके बाद दूसरा कह रहा है कि निक्षेपित पदार्थ की मात्रा। ठीक है, निक्षेपित पदार्थ की मात्रा आपको निकालनी है। आपको पता है ना, तुल्यांक की संख्या बराबर, जानते ही है ना, तुल्यांक बराबर मैंने बताया, तुल्यांक की संख्या बराबर क्या बताया बेटा, Q/F, प्रवाहित आवेश बटे फैराडे। कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है बेटा, 0.2 फैराडे, 0.2 F बटा F हो गया, तो तुल्यांक की संख्या कितनी आ गई, 0.2 आ गई। तो तुल्यांक बराबर होता क्या है बेटा, भार बटा तुल्यांकी भार। तुल्यांक बराबर क्या होगा, भार बटा भाई W बटे आयरन का तुल्यांकी भार, EW, E ऑफ आयरन बराबर 0.2 हो गया। तो W चाहिए, तो W2 क्या हो जाएगा, 0.2 इंटू E ऑफ आयरन, तो 0.2 गुणे आयरन का तुल्यांकी भार बटा क्या होगा, परमाणु भार 56 बटे आवेश। आवेश क्या है, यहाँ पे 3 आवेश है, तो बटा कितना हो जाएगा बेटा, 3। यहाँ से W बराबर आपके पास आ गया जो 0.2 गुणे 3 एकम 3, 2 बचा 3 8 24, 6 7, मतलब W बराबर आ गया 2 7 14, 2 6 12 13, 2 8 16 17, 2 एकम 2 1 3 बेटा, और 3.734 ग्राम। तो कितना आयरन निक्षेपित होगा बेटा, 3.734 ग्राम निक्षेपित होगा। क्लियर है? मात्रा हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, और जैसे हमने आपको पहले भी बताया था रिएक्शन एनालिसिस से, रिएक्शन के द्वारा भी चाहे आप आंसर दे सकते हैं। जैसे रिएक्शन से आप देखेंगे 3 फैराडे द्वारा आयरन की मात्रा कितनी निक्षेपित हो रही है बेटा, 56 निक्षेपित हो रही है। अब 0.2 फैराडे में पूछ रहा है, 0.2 फैराडे से क्या होगा, 56 बटा 3 गुणे 0.2, बात वही आएगी बेटा 3.734 ग्राम। तो इससे भी आप निकाल सकते हैं, फार्मूले से भी, या रिएक्शन एनालिसिस से जो अब तक हम लोग लगा रहे हैं नीचे उसके मदद से भी निकाल सकते हैं। क्लियर है बेटा? आपसे कह रहा है कि अगर 3 विद्युत अवघटनी सेल्स श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा का अनुपात क्या होगा। आपको याद करिए, फैराडे के द्वितीय नियम से हमने बताया था, फैराडे के द्वितीय नियम से कि 2 इलेक्ट्रोड अगर उसमें एक ही मात्रा, यदि 2 इलेक्ट्रोड बेटा श्रेणी क्रम में है, आपको पता है ना, तो उनका जो रेशियो होता है W1/W2 बराबर E1/E2 होता है। इसी प्रकार बेटा अगर 3 है तो भी क्या होगा, उनके तुल्यांक में समानता पाई जाएगी। इसका मतलब इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित जो पदार्थों की मात्राएं होंगी बेटा, पदार्थों की मात्राओं का जो अनुपात होगा उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होता है, तुल्यांकी भारों के समानुपाती होता है, ऐसा आपको बताया गया है। ठीक है, इधर पे M1 संबंधी M2 संबंधी M3, अगर पदार्थों की मात्राओं की बात करें निश्चित तौर पे क्या होगा बेटा, वो E1 संबंधी E2 संबंधी E3, ये होगा उनके रिलेशन तुल्यांकी भारों का। तो निक्षेपित हुए पदार्थों का अनुपात क्या होगा, उनके तुल्यांकी भारों के अनुपात के बराबर होगा। क्लियर है? यानी बेटा करा 2 विद्युत अवघटनीय सेल है, इसमें गलित FeCl2 और गलित FeCl3 उपस्थित है। तो ज्ञात करना है निक्षेपित आयरन और एल्युमिनियम के तुल्यांकों का अनुपात, उनके मोलों का अनुपात और मात्राओं का अनुपात। आपको पता है ना, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम से, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम से बेटा क्या होता है भाई, 2 पदार्थों के तुल्यांकों की संख्या बराबर होती है। इसका मतलब क्या होगा कि निक्षेपी जो होगा आयरन का जो तुल्यांक होगा
बेटा तुल्यांक इनके बराबर होगा, तो एल्युमिनियम के तुल्यांक के बराबर होगा, तुल्यांक के बराबर, क्योंकि तुल्यांकों की संख्या बराबर होती है। इसका मतलब बेटा हो गया आयरन का तुल्यांक बटे एल्युमिनियम का तुल्यांक का अनुपात पूछ रहा है ना बेटा, क्या होगा, 1:1 आएगा। तो ये हमारा पहला आंसर हो गया कि तुल्यांकों का अनुपात क्या होगा, तो 1:1 होगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट कह रहा है बेटा कि इनके मोलों का अनुपात, तुल्यांक की संख्या याद करिए, मैंने आपको बताया था कि तुल्यांक बराबर मोलों की संख्या गुणे आवेश, याद है ना, n गुणे f। तो इस हाथ से अगर हम बात करें तो Fe का तुल्यांक क्या होगा, n आप Fe का मोल गुणे F का आयरन का आवेश, और इसी प्रकार से एल्युमिनियम का मोल गुणे बेटा एल्युमिनियम का आवेश। ठीक है। तो यहां से मोलों के अनुपात Fe बटा NaL, आयरन का मोल बटे एल्युमिनियम का मोल पूछ रहा है, तो कितना होगा बताओ, एल्युमिनियम का आवेश बटे Fe का आवेश। एल्युमिनियम का आवेश कितना है, 3 है बेटा, और Fe पे कितना है बेटा, यहाँ पे Cl2 है 2 है। इसका मतलब रेशियो कितना आ गया बेटा, 3:2 का रेशियो आ गया। क्लियर है। तो मोलों का अनुपात आ गया। ठीक है। तीसरा, अब आपसे क्या करा बेटा, निक्षेपित पदार्थ की मात्राओं का अनुपात। अच्छा, n आप Fe बेटा आपको मिल गया, तो यहां से अगर हम बात करें n आप Fe क्या होगा, W आप Fe बटा उसका परमाणु भार 56 बटे n आप Al क्या होगा, एल्युमिनियम का भार बटे उसका अणु भार 27, और बराबर बेटा क्या जाएगा 3/2, 12 का अनुपात पूछ रहा है। यहां से अगर हम देखें 27/56 गुणे W आप Fe बटा W आप Al बराबर 3/2। तो W आप Fe बटा W आप Al बेटा कितना होगा, 56/27 गुणे 3/2। ये हो गया 28 गुना के 56, ये हो गया 3 9 27, तो 28/9। तो 28:9 का अनुपात होगा बेटा मात्राओं का, 3:2 का अनुपात होगा मोलों का, और तुल्यांकों का अनुपात बेटा क्या होगा, 1:1 होगा। क्लियर है बेटा। क्वेश्चन बेटा कह रहा है 20 एम्पियर की धारा जो है जिसकी दक्षता 80% तक है, इसका मतलब बेटा उत्पाद के निर्धारण में प्रयुक्त धारा जो होगी, प्रयुक्त धारा I जो होगी बेटा वो 80% होगा 20 का। तो 20 गुणे 80 बटा के बेटा 100। ठीक है। तो यहां से अगर हम बात करें 0 से 0 2 8 है 16 एम्पियर की धारा खाली यूज हो रही है प्रोडक्ट बनाने में। और कितने घंटे तक बेटा, 1 घंटे तक। 1 घंटे का मतलब 60 गुणे 60 सेकेंड तक। ठीक है। तो कितना विद्युत का आवेश प्रवाहित किया गया बताइए, Q कितना प्रवाहित किया गया, Q बराबर कितना I × T। तो बेटा हो गया 16 गुणे 60 गुणे 60, कितना कूलाम का आवेश इसमें प्रवाहित किया गया। क्लियर है। तो अच्छा, अब आपसे सिंपली आपसे पूछ रहा है कि तो ऐसी स्थिति में कितनी मात्रा आयरन की निक्षेपित होगी। तो अगर हम रिएक्शन एनालिसिस से भी लगाए तो भी आ जाएगा बेटा, Fe3+ है 3 इलेक्ट्रॉन से, तो Fe निक्षेपित हो गया। तो आप देख रहे हैं 3 फैराडे मतलब बेटा 3 गुणे 96,500 कूलाम से ये 56 ग्राम निक्षेपित हो रहा है। तो 3 गुणे 96,500 कूलाम से निक्षेपित आयरन की जो मात्रा है बेटा कितनी होगी, 56 बटा के 3 गुणे 96,500। और हमने विद्युत कितना भेजा है बेटा, 16 गुणे 60 गुणे 60। तो 16 गुणे 60 गुणे 60 कूलाम से निक्षेपित आयरन की मात्रा कितनी होगी बताइए बेटा, 56 बटे 3 गुणे 96,500 गुणे 16 60 गुणे 60। बात समझ में आ रहा है। तो यहां से आप देख ही रहे 2 0 से 2 0 0 कट ही जाएगा, और क्या करेंगे 3 गुना के 6 कर लेंगे, और अगर आप गुणा भाग करेंगे तो वैल्यू जो आएगी बेटा आपकी इसकी वैल्यू आएगी 11.2 ग्राम। ठीक है। तो 11.2 ग्राम आपके पास आयरन निक्षेपित होगा एनर्जी से।
वैसे भी अगर फार्मूले से भी लगाना चाहे बेटा तो आप लगा सकते हैं, अथवा कर दिया जाए तो तुल्यांक बराबर आपको बताया था ना मैंने, आवेश बटा यफ, आवेश बटा यफ बेटा, आवेश बताओ कितना है, तो 10 गुणे 60 फैराडे हो जाएगा बटे 96,500, तो बटे 96,500 ये हो गया। देखो ये हो गया तुल्यांक। अब तुल्यांक बराबर कितना होता है, भार बटे तुल्यांकी भार, भार बटे तुल्यांकी भार मतलब हो गया ई ऑफ एफ ई। तो बेटा ये हो गया W बराबर 16 गुणे 60 बटा 96,500 और गुणे ई एफ ई का मतलब भार, भार कितना है 56 बटे आवेश, आवेश बटा कितना है 3। देखिए है ना वही सेम चीज, एनालिसिस से लगाइए चाहे फार्मूले से लगाइए, आंसर आना है 11.2 का। ऐसे भी आ जाएगा, फार्मूले से लगाएंगे तो भी आ जाएगा बेटा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर 2 फैराडे का आवेश, 2 फैराडे का आवेश प्रवाहित करने 20 ग्राम धातु W जो है 20 ग्राम निक्षेपित हुआ है, ठीक है। तो पहला काम ये करें तुल्यांक, यहाँ पर तुल्यांक निकाल लेते हैं पहले ना। तुल्यांक बराबर क्या बताया था मैंने, Q बाई F, तो 2F बटा F मतलब 2 तुल्यांक। तुल्यांक बराबर बेटा क्या होता है, भार बटे तुल्यांकी भार, तो W बटे E, तो W बटे E बराबर 2, तो E बराबर बेटा कितना आ गया बताओ, तुल्यांकी भार बराबर कितना होगा W बाई 2। W बेटा कितना है हमारे पास बताओ 20 बटा 2, तुल्यांकी भार जो आ गया बेटा 10 आ गया। तुल्यांकी भार आ गया, तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है, अणु भार या परमाणु भार, परमाणु भार बटे आवेश ना बराबर 10। तो F बराबर आवेश कितना हो गया, परमाणु भार है बेटा दिया है 30 बटा 10, तो मतलब यह आवेश जो हो गया 3 हो गया, मतलब संयोजकता। तो धातु की संयोजकता जो है बेटा, धातु की संयोजकता कितनी हो गई, 3 हो गई। डेफिनेटली बताओ तब इसका क्लोराइड का फार्मूला क्या होगा, बताइए। धातु की संयोजकता 3 तो क्लोराइड क्या होगा, MCl3 होगा, ठीक है। और ऑक्साइड इसमें बेटा क्या होगा, धातु की 3 है, ऑक्साइड क्या होगा तब M2O3, तो ऑक्साइड का फार्मूला M2O3 होगा बेटा, और क्लोराइड का फार्मूला MCl3 होगा। क्लियर है बेटा, इनकी संख्या इसकी 3 है। ओके। कहा कि एल्युमिनियम की एक प्लेट है जिसपे सिल्वर की परत चढ़ाई गई, जिसके लिए आवेश जो प्रोवाइड किया गया 0.1 फैराडे, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब इसका जो तुल्यांक होगा सिल्वर का बेटा क्या होगा बताओ, आवेश बटा F 0.1 बटा F मतलब 0.1 आ गया तुल्यांक। तुल्यांक बराबर क्या होगा, भार बटा तुल्यांकी भार 0.1। यहाँ से इसकी मात्रा कितनी आ गई सिल्वर की बेटा 0.1 गुणे तुल्यांकी भार 108 बटा की 1, मतलब 10.8 ग्राम सिल्वर जो होगा वो परत उसकी चढ़ेगी, ठीक है। जब घनत्व दे दिया है, घनत्व बराबर क्या होता है बेटा, द्रव्यमान बटे आयतन। तो यहां से हमको यहां ध्यान दीजिएगा, तो आयतन बराबर क्या हो जाएगा, W बटा घनत्व, हमको मोटाई निकालनी है। आयतन बराबर क्या होगा बेटे, क्षेत्रफल गुणे मोटाई बराबर W बटा घनत्व। तो मोटाई जो होगी थिकनेस, वो W बटा घनत्व गुणे क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। तो मात्रा हमारे पास देखो 10.8 ग्राम है, घनत्व है आपके पास ध्यान दो 10 है, और क्षेत्रफल है बेटा 20 गुणे 10, ठीक है। तो ये जो मोटाई आएगी ध्यान दीजिएगा, 10 यहाँ में अगर 100 करते हैं आप तो 0.108 बटा 20 यही हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर, या 0.0108 सेंटीमीटर बटा 2, या 0.0 बेटा 2 5 10 0 2 5 10 2 चौका 8, इतना सेंटीमीटर, इतने सेंटीमीटर की मोटाई की क्या होगी, परत इस पर चढ़ी होगी। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कहा कि यहाँ पे देखो KMnO4 Mn2+ से बदल रहा है, तो यहाँ पे जरा देखो ऑक्सीडेशन कितना है, +7 है ना, तो चौका 8 में 7, इसका मतलब तुल्यांकी भार यहाँ पे कितना होगा बेटा, पदार्थ मैंगनीज की बात करेंगे तो +7 में से 2 गया, मतलब अणु भार बटे 5 होगा, अणु भार बटे क्या होगा 5 होगा, ठीक है।
या आप 5 के आवेश पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 5 का चेंजिंग है। अब आपसे कह रहा है कि पहले तुल्यांक निकाल लीजिए। तुल्यांक बराबर क्या होता है? भार मतलब प्रवाहित आवेश 10 F बटा F, तो 10 हो गया। और तुल्यांक बराबर ये भी होता है बेटा आपका, तुल्यांक मिल गया, खाली मोल निकालना है ना। तो मोल बराबर क्या होता है बताइए? तुल्यांक बराबर N गुणे F, तो तुल्यांक बटा के N मतलब आवेश। तो तुल्यांक हो गया 10 और आवेश बेटा आपका कितना है? देखो यहाँ पे चेंजिंग है 5 की, तो कितने मोल होंगे K1O4 के बेटा? 2 मोल होंगे। क्लियर है? बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोबेंजीन है, इसको चेंज करना है एंजीन में। तो आप देखें यहाँ पे क्या है बेटा, +2 है, यहाँ पे क्या है +4 है। तो आवेश की वैल्यू चेंजिंग है वो कितना है? 2 का चेंज है, 4 में से 2 गया। F की वैल्यू आपको आवेश की चेंजिंग मिल गई है, ठीक है। 60 मोल नाइट्रोबेंजीन आपको भेजना है, इसके लिए तो पहले तुल्यांक निकालो बेटा। तो तुल्यांक बराबर क्या होगा? N गुणे F, मोल कितना है बेटा? 60 गुणे F, तो कितना तुल्यांक हम भेज रहे हैं बेटा? 120। और तुल्यांक बराबर बेटा क्या होता है बताओ? Q बाई F, आवेश निकालना है तो Q बराबर क्या होगा? 120 गुणे F, मतलब बेटा 120 गुणे 120 फैराडे आंसर हो जाएगा। कूलाम में बताना तो 120 गुणे 96,500 हो जाएगा। तो प्रवाहित आवेश हो जाएगा बेटा, गुणा कर दिया जाए तो यहाँ एंजीन में देखो नाइट्राइड है, ये -2 आवेश होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आवेश में चेंजिंग हो गई, ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंजिंग या आवेश वो कितना हो? 4 से -2 मतलब 6 का चेंजिंग होगा। तुल्यांक बराबर क्या होगा बेटा? N इंटू F का मतलब बेटा हो गया काका 60 गुणे 6, 60 गुणे 6 हो जाएगा, मतलब बेटा कितना आ गया आपके पास? 360 तुल्यांक आ गया। और तुल्यांक बराबर होता क्या बेटा? आवेश बटे फैराडे, तो प्रवाहित आवेश बराबर क्या होगा? 360 फैराडे। तो आंसर कितना होगा बेटा? कितने आवेश की जरूरत होगी नाइट्रोबेंजीन को बदलने के लिए? 360 फैराडे की जरूरत होगी बेटा। क्लियर है बेटा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कर 2 विद्युत घटनी सेल है जो कि श्रेणी क्रम में है। तो बेटा श्रेणी क्रम में है, जिसका श्रेणी नहीं है, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में बेटा क्या होगा? कुल तुल्यांक जो होगा, समांतर क्रम में बेटा, भाई श्रेणी में दोनों तुल्यांक बराबर होते थे, लेकिन यहाँ पे टोटल तुल्यांक जो होगा दोनों सेलों के अलग अलग तुल्यांकों के बराबर होगा। तो कुल तुल्यांक जो होगा वो क्या होगा? सेल 1 का तुल्यांक और धन सेल सेकेंड का तुल्यांक, दोनों के तुल्यांक के बराबर हमारा टोटल तुल्यांक होगा। कुल तुल्यांक इसे कहा दोनों सेलों में टोटल कितना आवेश भेजा गया बेटा? 10 फैराडे। तुल्यांक बराबर मतलब होता भी है Q बाई F, तो Q बाई F का मतलब कितना? 10 बटा 10 F बटा F, कुल फैराडे इतना भेजा गया। पहले सेल में बेटा क्या है? AgCl, इसका तुल्यांक क्या होगा? भार AgCl मतलब W ऑफ Ag बटा E ऑफ Ag, और दूसरे सेल में क्या है? W ऑफ Fe बटा E ऑफ Fe, यही ना होगा। तो ये हो गया 10 बराबर। सिल्वर कितना निक्षेपित हुआ बेटा आप बताइए? 216 ग्राम। कितना? 216। और इसका तुल्यांक की बार 108 होता है ये धन। इसकी मात्रा निकालनी है। आयरन का तुल्यांक की बार क्या होगा? 56 बटा के आवेश, देखो FeCl2 कितना आवेश? 2 आवेश है, तो बटा कितना हो जाएगा? 2। यहाँ से 10 बराबर कितना हो गया? 2 धन W बटा के 28। तो बेटा यहाँ से देखो आप, तो W बटा के 28 बराबर हो गया 8, तो W बराबर हो गया 8 गुणे 28, मतलब 8 64, 8 19 16 6 22, तो 224 ग्राम सेल, दूसरे सेल में कितना आयरन निक्षेपित होगा बेटा? 224 ग्राम आयरन निक्षेपित होगा। तो समांतर क्रम में जब बातें आएंगी तो इस तरह से आप सोच के उसको सॉल्व करेंगे बेटा। क्लियर है? अब हालांकि मानक इलेक्ट्रोड विभवों का जो दिया प्रयोग करके बताना है कि इनके मध्य में इनके बीच में अभिक्रियाएं संभव है कि नहीं है, ये बात की चर्चा करनी है। ये पहले हम पहला देखते हैं। तो अगर Fe3+ और I- में बेटा रिएक्शन होगा तो Fe3+ किस में जाएगा? Fe2+ में जाएगा, और I- जो होगा बेटा वो I2 में जाएगा।
अब इसको बैलेंस आप कर लीजिए। देखिए बैलेंस है भी बेटा 3 धन 2 धन 2, ठीक है। तो पहले इसका अगर हम बात करें तो ई नॉट सेल देखिए, ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड। कैथोड कहाँ होता है? जहाँ अपचयन होता है। तो आई माइनस से 0 या ऑक्सीकरण है का अपचयन यहाँ हो रहा है Fe3 प्लस से Fe2 प्लस, ठीक है बेटा। तो ये हो गया आपका Fe3 प्लस Fe2 प्लस कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। एनोड हो जाएगा बेटा यही I2 ऑब्लिक I माइनस की वैल्यू रखा जाए। देखो इसके लिए वैल्यू आपको दे दिया है Fe3 प्लस और इसकी वैल्यू 0.77 और माइनस इसके लिए बेटा 0.54। तो अब आप देखा जाए तो 7 में से 4 गया 3, 7 में से 5 गया 2, 0.23 वोल्ट जो कि धनात्मक आ रहा है। ये वैल्यू धनात्मक आ रही है, इसका मतलब यह अभिक्रिया बेटा, ये पूछा है अभिक्रिया संभव है कि नहीं। ये जो अभिक्रिया Fe3 प्लस I माइनस में जो होगा, यह अभिक्रिया जो है बेटा संभव है। ये हमारा पहला वाला जो है Fe3 प्लस I माइनस में अभिक्रिया संभव होगा। क्लियर है? क्योंकि इसका ई नॉट सेल धनात्मक आ गया। सेकेंड बेटा देखते हैं बी वाला, ध्यान दीजिएगा। Ag प्लस का रिएक्शन Cu से कराना है। निश्चित तौर पे अगर हम बात करें तो Ag प्लस जाएगा Ag में और Cu जाएगा बेटा Cu2 प्लस में, ठीक है। तो बैलेंस के लिए यहाँ 2 2 कर लेते हैं, ठीक है। तो आइए पहले इसका ई नॉट सेल देखते हैं। तो इसका ई नॉट सेल क्या होगा? ई नॉट कैथोड, कैथोड Ag प्लस से Ag में जाना, तो मतलब हो गया Ag प्लस ऑब्लिक Ag माइनस ई नॉट एनोड Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu। Ag प्लस ऑब्लिक Ag का मान देखो कितना दिया है 0.80, तो 0.80 माइनस Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu का मान बेटा कितना दिया है 0.34, 0.34। तो बेटा ये मान कितना आ गया? 10 में से 4 गया 6 और 8 में से 3 गया, 7 में से 3 गया, 7 में से 3 गया 4, 0.43। मतलब ये भी बेटा धनात्मक आ गया। देखिए पॉजिटिव Ag प्लस का Cu से रिएक्शन में वैल्यू ई नॉट सेल की वैल्यू क्या आ गई है? धनात्मक आ गई है। इसका मतलब यह अभिक्रिया भी क्या होगी बेटा बताइए? यह अभिक्रिया भी क्या है? संभव है, ठीक है बेटा, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर इसको क्लियर करके हम दूसरा बता रहे हैं। इस पे करना है बेटा Fe3 प्लस में और Br माइनस में करना है। तो Fe3 प्लस बेटा आपका जाएगा निश्चित तौर पे Fe2 प्लस में जाएगा और Br माइनस कहाँ जाएगा बेटा? Br2 में आप, ठीक है। तो ये रिएक्शन हो गया आपका। तो ई नॉट सेल, ई नॉट कैथोड, कैथोड क्या होगा? Fe3 प्लस Fe2 प्लस, तो Fe3 प्लस Fe2 प्लस माइनस ई नॉट एनोड क्या होगा? Br2 से Br माइनस, तो Fe3 प्लस से Fe का मान जरा ध्यान दो, दिया है 0.77 माइनस Br2 की वैल्यू 0.08। तो बेटा ये मान जो आ गया माइनस में आ गया, ऋण में, तो निगेटिव आ गया। इसका अभिप्राय यह है कि ये अभिक्रिया जो है, यह अभिक्रिया संभव नहीं है, संभव नहीं है। मतलब Fe3 प्लस की अभिक्रिया Br माइनस से संभव नहीं, के बीच में रिएक्शन नहीं हो सकता। क्लियर है बेटा? Ag का अभिक्रिया किसे करना है? Fe3 प्लस। तो ऐसा कराने में होगा क्या बेटा? Fe3 प्लस जो होगा Fe2 प्लस में जाएगा और Ag वाला कहाँ जाएगा? Ag प्लस में जाएगा, ठीक है। ये रिएक्शन होगा। तो यहां से अगर हम बात करें ई नॉट सेल, ई नॉट कैथोड Fe3 प्लस ऑब्लिक Fe2 प्लस माइनस ई नॉट एनोड Ag प्लस ऑब्लिक Ag। तो यहां से Fe3 प्लस का मान जरा ध्यान दो आप, कितना है बेटा? 0.77 माइनस Ag प्लस का मान बेटा कितना है? 0.8, ठीक है। ये भी वैल्यू क्या आ गई? माइनस आ गई, माइनस में। ये अभिक्रिया भी संभव नहीं है, ठीक है बेटा। ये बेटा अंतिम में है Br2 का रिएक्शन Fe2 प्लस से कराना है। तो Br2 कहाँ जाएगा बेटा? 2Br माइनस में जाएगा, ठीक है। और Fe2 प्लस जाएगा बेटा आपका Fe3 प्लस। इसको बैलेंस कर लीजिए अगर आप,
इसको हाफ कर देते हैं, इसको Br माइनस कर देते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा पहले। तो अगर हम ई नॉट सेल देखें इसका, तो ई नॉट कैथोड, कैथोड क्या है, Br2 ऑब्लिक Br माइनस है, और माइनस ई नॉट एनोड Fp3 प्लस ऑब्लिक Fp2 प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो Br2 का मान बेटा कितना है, ध्यान दो, Br2 का मान है 1.08, Fp3 प्लस का मान 0.77 बेटा। 7 में से 8 में 7 गया 1, 10 7 गया 3, 0.31 वोल्ट, मतलब धनात्मक वैल्यू है, पॉजिटिव है। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि अभिक्रिया जो है ये आपकी, ये अभिक्रिया संभव है, ठीक है। तो इस तरह से बेटा कोई भी रिएक्शन की जो फिजिबिलिटी पूछे, संभव है कि नहीं है इन आयनों के बीच में रिएक्शन, उनके इलेक्ट्रोड विभव को देखकर हम इसका आकलन कर सकते हैं कि रिएक्शन हो सकता है अथवा नहीं हो सकता है। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ एनालिसिस आपको बताना है इलेक्ट्रोलिसिस का। पहला आपका जो है जलीय AgNO3 एक्वस है बेटा, इसमें क्या क्या होगा बताओ, Ag प्लस है, NO3 माइनस है, H प्लस है और OH माइनस है। और बेटा इलेक्ट्रोड जो है आपका वो Ag स्वयं है, मतलब सक्रिय इलेक्ट्रोड है। तो निश्चित तौर पे तो कैथोड पे तो कोई बात नहीं होगी, कैथोड पे चेंजिंग नहीं होगा। कैथोड पे क्या बनता है, प्रबल ऑक्सीकारक। तो H प्लस और Ag प्लस एक प्रबल ऑक्सीकारक Ag है, जिसका मतलब Ag प्लस ही आपको मिलने वाला है। इलेक्ट्रॉन मिलके कैथोड पे हमको सिल्वर धातु ही निक्षेपित होगा। एनोड पे बात करें तो एनोड पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे मैंने बताया था ना कि जब सक्रिय होता है धातु आयन खुदे विलयन के रूप में चला जाने लगता है। तो Ag धातु जो है स्वयं ही वो Ag प्लस के रूप में विलयन में जाने लगेगा, सिल्वर आयन हमको प्राप्त होगा, ठीक है। ये हो गया पहले का प्रोडक्ट। क्लियर है बेटा। प्रोडक्ट तो ये जलीय AgNO3 है, तो निश्चित तौर पर इसमें क्या होगा बेटा, यही होगा, Ag प्लस होगा, NO3 माइनस होगा, H प्लस होगा और OH माइनस होगा। और इलेक्ट्रोड आपका क्या है, प्लेटिनम है, तो निष्क्रिय है, निश्चित बात है ये निष्क्रिय इलेक्ट्रोड है। तो आपको सोचना वही है, कैथोड पर प्रबल ऑक्सीकारक Ag प्लस और H प्लस से प्रबल ऑक्सीकारक Ag है, तो बनने वाला प्रोडक्ट हमारा क्या होगा बताइए भाई, सिल्वर होगा। इसका मतलब कैथोड पे हमको सिल्वर धातु निक्षेपित होगा। एनोड पे क्या होगा, प्रबल अपचायक, प्रबल अपचायक NO3 और OH में प्रबल अपचायक OH माइनस है। तो हमको क्या मिलने वाला है बेटा, O2 प्लस H2O मिलेगा। क्या मिलेगा, O2 प्लस H2O। और साथ में मुख्य के रूप में बचा क्या रह जाएगा बेटा आपके पास विलयन में, बताइए, HNO3 रहेगा। विलयन में क्या रहेगा, HNO3 रहेगा। क्लियर है बेटा। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसमें है क्या बेटा, H प्लस है, SO4 2 माइनस है और OH माइनस है, यही सब है विलयन में। तो और इलेक्ट्रोड आपका क्या है बेटा, प्लेटिनम है ना, निष्क्रिय है। तो कैथोड पे क्या सोचेंगे, वैसे एक ही आयन सोचना क्या है, H प्लस ही है, तो डेफिनेटली आपको बेटा हाइड्रोजन आयन ही मिलेगा। तो H2 क्या मिलने वाला है, हाइड्रोजन गैस ही मिलेगा कैथोड पर। एनोड पे ध्यान दो, क्या मिलेगा, सल्फेट और OH है, तो निश्चित तौर पर प्रबल अपचायक OH है। तो आपको सल्फ्यूरिक का करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, ऑक्सीजन और जल मिलेगा। तो 4OH माइनस जो होगा बेटा, ये O2 प्लस H2O में चेंज होगा। तो मतलब एनोड पे हमको ऑक्सीजन और जल मिलेगा यहाँ पर। और विलयन में क्या बचा रह जाएगा बेटा, बताइए, H2SO4 रहेगा। क्या रहेगा, H2SO4 बचा रह जाएगा। क्लियर है। चलिए CuCl2, इसमें बेटा क्या होगा, Cu2 प्लस आयन होगा, Cl माइनस होगा, H प्लस होगा और OH माइनस होगा। इलेक्ट्रोड आपका प्लेटिनम है। इलेक्ट्रोड कौन सा है बेटा, प्लेटिनम, निष्क्रिय है। तो कैथोड पर बात करें अगर, तो बेटा क्या देखेंगे, प्रबल ऑक्सीकारक H प्लस और Cu में प्रबल ऑक्सीकारक Cu ही होता है। तो निश्चित तौर पे आपको बनने वाला प्रोडक्ट जो मिलने वाला है कैथोड पे क्या मिलेगा, कॉपर ही मिलेगा, ठीक है। एनोड पे देख लेती है, एनोड पे क्या, H प्लस OH और Cl में प्रबल अपचायक Cl होता है। तो आपको क्या मिलने वाला है बेटा, बताइए, Cl2 गैस मिलेगा, ठीक है ना। और बचा क्या रह जाएगा बेटा, निश्चित तौर पर बताइए, H2O। विलयन में क्या बचा रह जाएगा, H2O बचा रह जाएगा।
किस तरीके से हम आज आपसे बेटा फैराडे के द्वितीय वैद्युत अपघटन के नियम पे आधारित कुछ सवालें, ठीक है, और कुछ प्रोडक्ट संबंधित सवालें जो भी तरह की समस्याएं कंपटीशन में आती हैं नीट वगैरह में चाहे IIT में, वो सारे क्वेश्चन को हमने आपके सामने फिट किया। इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको रिवाइज करिए जो आपकी बहुत हेल्प करेगा कंपटीशन में निश्चित तौर पर। ओके, थैंक यू।